इकोनॉमिक्स क्लास 12 हम पेपर्स की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज लगभग 6 से 7 पेपर्स हम करेंगे तो इकोनॉमिक्स की। एंड आज हमारा है इसकी शुरुआत पेपर 1 से। आपको सारे क्वेश्चन जो हैं वो साथ साथ जिनके सॉल्यूशन हैं यहाँ पे उनके क्वेश्चंस आपको विजिबल होंगे, आप उनके स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हो। तो पहला है हमारा कि हमें स्टॉक और फ्लो के बीच में डिफरेंस बताना है। इम्पॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन। तो स्टॉक जो हमारा होता है वो हमने पढ़ रखा है कि स्टॉक हमारा एक ऐसा वेरिएबल है जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर हो सकता है, एंड फ्लो हमारा ऐसा वेरिएबल है जो एक पीरियड ऑफ टाइम पर हमारा मेजर होता है। ठीक, स्टॉक हमारा स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, मतलब स्थिर है, एंड जो फ्लो है वो हमेशा चेंज होता रहता है। अगर आपको है तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, लेकिन 2 नंबर के हिसाब से आपने 2 पॉइंट लिख दिए। ये हमारे ये है कि आपको पेपर पैटर्न में किस तरीके से किसी भी आंसर को अटैम्प्ट करना है, तो उसका एक फॉर्मेट हम पेपर जितने भी सॉल्व करेंगे, नए नए क्वेश्चन जो भी आएंगे उसका पैटर्न आपको पता लगता चला जाएगा कि आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करने होते हैं। तो जैसे डिफरेंस आ रहा है तो सबसे पहले आपको टेबुलर फॉर्म में ही लिखना है, ठीक है। और 2 नंबर का तो 2 पॉइंट्स, और अगर आपको मन है तो यहाँ पर एग्जाम्पल बनता है तो एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। जैसे स्टॉक का लिख सकते हो मनी सप्लाई, ठीक है, एंड फ्लो का लिख सकते हो कि कोई भी पॉपुलेशन है एक पीरियड ऑफ टाइम में, ऐसे पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2022 या फ्लो में डाल सकते हो। एंड स्टॉक में आप क्या डालोगे कि पॉपुलेशन ऑन अ पर्टिकुलर डेट, जैसे 10 अगस्त, या आप ऐसे करके डाल सकते हो। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपने ऐसे अटैम्प्ट करना है। सेकेंड इस पेपर के अकॉर्डिंग है कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड में आपको डिफरेंस करना है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि कंजम्पशन गुड वो सारे गुड्स होते हैं जो हम अपनी कंजम्पशन के लिए करते हैं, क्यों, ताकि वो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें, ठीक है। कैपिटल गुड्स हमारा वो होता है कि जो हमारे फर्दर प्रोडक्शन के लिए, ऐसे प्लांट एंड मशीनरी हमारे क्या आते हैं, कैपिटल गुड्स में आते हैं। कैपिटल गुड्स क्यों है, क्योंकि ये हमारा फर्दर प्रोडक्शन में हमारी हेल्प करते हैं। अब आता है ये जो कंजम्पशन गुड है वो हमारे और भी कैटेगराइज हो सकते हैं, हमने पढ़ा है, ड्यूरेबल भी हो सकते हैं, नॉन ड्यूरेबल भी, सेमी ड्यूरेबल भी, सर्विसेज भी हो सकती हैं। और कैपिटल गुड्स को हम ऐसे कैटेगराइज नहीं कर सकते। तो आपने 2 पॉइंट हमने बना दिए, तो आपको ये ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। इन दोनों में चॉइस थी, आप कोई सा भी एक कर सकते हो ऐसे करके। अब हमारा है सेकेंड क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसमें हमको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालनी है। तो हमें दे रखा है कि इक्विलिब्रियम में तो है इकोनॉमी, क्योंकि लेवल ऑफ इनकम इक्विलिब्रियम हमारा निकालना है, तो हमें ये उसने इनडायरेक्टली दे दिया कि इक्विलिब्रियम में हमारी इकोनॉमी है ही। तो कंजम्पशन फंक्शन में हमें दे रखा है 200 + 0.75 y, और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी दे रखी है 500। तो हम AD = AS होता है हमारा किसी भी इक्विलिब्रियम इकोनॉमी में, तो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। AD की जगह लिखेंगे C + I, और एग्रीगेट सप्लाई को हम लिख सकते हैं इनकम, ठीक है। तो C + I = Y। अब यहाँ C की जगह आपको पुट करना है कंजम्पशन फंक्शन, एंड इन्वेस्टमेंट की जगह आपको पुट करना है 500, एंड Y की जगह Y, क्योंकि आपको Y तो निकालना है। Y मतलब क्या होता है, इनकम होता है ना, तो आपका ये आ जाएगा। मैंने इस पूरे चैप्टर के, मतलब इस पूरे यूनिट के जितने भी फॉर्मूले हैं उस पर एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करी थी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से सारे फॉर्मूले रेफरेंस ले सकते हो। इससे आपके अधिकतर सारे जो न्यूमेरिकल हैं वो हमारे सॉल्व हो जाएंगे। अब इसका जो और वाला पार्ट है वो भी देख लेते हैं। और वाले पार्ट में उसने कहा है कि जो MPC है, मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, वो हमें दे रखा है 0.5, और हमारा दे रखा है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारी कितने से इंक्रीज़ हो जाती है 1000 करोड़ रुपीज़ से। तो हमें निकालना है कि हमारा कितना चेंज आया है इनकम में। तो इंक्रीज मतलब चेंज ही होता है, तो आप चेंज इन इन्वेस्टमेंट ऐसे करके लिख सकते हो। अब जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो आपको क्या लिखना है कि वी नो दैट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जिसे हम K से डिनोट करते हैं, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I, यानी चेंज इन इनकम अपॉन में चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब K की जगह यानी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की जगह आप लिख सकते हो, उसका फॉर्मूला लगा सकते हो 1/1 - MPC, ठीक है। तो 1/1 - MPC जब आप लिखोगे तो 1 - MPC की जगह लिखोगे 0.5 एंड डेल्टा Y, और यहाँ पे 1000, ठीक। तो आपका जो डेल्टा Y यानी चेंज इन इनकम आया वो आ गया 2000 करोड़ रुपीज़। आप इस वीडियो को पॉज करके इस पूरे पेपर को भी सेल्फ ट्राई कर सकते हो, देन आंसर को मैच कर सकते हो। थर्ड आ रहा है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है कि वो पूछ रहा है कि क्या कभी जो APC की वैल्यू है वो 1 से बड़ी हो सकती है या फिर नहीं हो सकती, वो हमसे ये पूछ रहा है।
तो हमें पता है कि एपीसी की वैल्यू तो यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की इसकी जो वैल्यू है वो हमारी 1 से बड़ी तो हो सकती है, ठीक है, हमारी 1 से बड़ी इसकी वैल्यू हो सकती है। तो हम क्योंकि हमारा जो कंजम्पशन है वो हमारा इनकम से बड़ा हो सकता है। अब किसी के इंसान के पास अगर कोई भी पैसा नहीं है तो वो खाना तो नहीं छोड़ सकता है ना, वो कंजम्पशन करना तो नहीं छोड़ सकता। तो यही बात है। अब यहाँ पर आप एक न्यूमेरिकल वे में भी आपसे समझा सकते हो कि एपीसी जो हमारा इसका फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा कंजम्पशन अपॉन में इनकम यानी सी अपॉन वाई, और एपीसी हमारा बड़ा हो सकता है। हमने इस पॉइंट में दिया है कि हमारा इस एपीसी की वैल्यू बड़ी हो सकती है, यानी इस फैक्ट से बेस हो रहा है कि हमारा कंजम्पशन जो है इनकम से बड़ा हो सकता है। तो ये आपका रीजन भी एक तरीके से आपने वेरीफाई करके दिखाया इस न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से कि हाँ एपीसी की वैल्यू 1 उससे बड़ी हो सकती है। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन बड़ा है, हो सकता है इनकम से, वो हो सकता है, ठीक है। तो अब हम क्या इसको इस फैक्ट को हम एक ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिखा सकते हैं। कंजम्पशन फंक्शन ड्रॉ कर, कंजम्पशन फंक्शन मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा, आपको पेंसिल से करना है, ठीक है। वाई ओ एक्स ये आपको बनाना ज़रूरी है। एक्स एक्सिस पे ले ली इनकम, वाई एक्सिस पे ले लिया कंजम्पशन, एंड ये हमारी क्या है 45 डिग्री लाइन इनकम को शो कर रही है, ये कंजम्पशन को शो कर रही है। एंड ये जितना हिस्सा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा जो रीजन है इसमें हमारा कंजम्पशन बड़ा है इनकम से। कंजम्पशन बड़ा है ना इनकम से, ये कर देखो कंजम्पशन ये बड़ा है इनकम से, है ना। तो ये हमारा इससे शो हो सकता है, ये हमारा ब्रेक इवन लेवल है और यहाँ पे इनकम बड़ा है कंजम्पशन से। तो ये हमने पूरा ऐसे करके हम इसको रिप्रेजेंट करना है। अब वो पूछ रहा है 4th क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट है ये हमारा क्वेश्चन, कि हमारा जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपस में डिपेंडेंट होते हैं, ये हमें समझाना है। ये पूछ रहा है हाउ, है ना, तो वो हमें समझाना है। तो अभी सबसे पहले लाइन यही लिखनी है हमारा ये सबसे पहले आपको लिखोगे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमारा क्या है, डिपेंडेंट है। हालांकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है बट फिर भी हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। 3 नंबर में भी आपको ऐसे लिखना है, काफ़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन लगती है, और ये बुलेट्स डाल के आपको लिखना है, इससे जो एग्जामिनर पे इफेक्ट अच्छा पड़ता है। तो हम फॉलोइंग पॉइंट से देख सकते हैं कि जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका मतलब क्या होता है, रोड्स, रेलवेज, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, जिससे हमारी क्या प्रमोट होती है, फिजिकल कैपिटल, है ना, और जीडीपी ग्रोथ होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, क्योंकि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। बट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा हेल्थ फैसिलिटीज से रिलेटेड, हाउसिंग फैसिलिटीज से रिलेटेड, एजुकेशनल सिस्टम से रिलेटेड होता है। क्यों? क्योंकि ये सोसाइटी से लिंक होता है, ये ह्यूमन रिसोर्स से लिंक होता है, इससे ह्यूमन कैपिटल प्रमोट होती है, इससे फिजिकल कैपिटल, इससे ह्यूमन कैपिटल, एंड हमारे पास में क्या होता है, अब हम आसानी से लिंक कर सकते हैं इसको, क्योंकि हम टर्म 1 में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वाला भी चैप्टर पढ़ के आए हैं। उसमें हमने एक पॉइंट ये पढ़ा था कि फिजिकल कैपिटल को चलाने के लिए हमें ह्यूमन कैपिटल की ज़रूरत होती है। अगर फिजिकल कैपिटल नहीं है तो ह्यूमन कैपिटल की कोई भी हमको नीड नहीं है। अगर ह्यूमन कैपिटल नहीं होगी तो फिजिकल कैपिटल को कैसे चलाया जा सकता है? तो फिजिकल कैपिटल किसका पार्ट है? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या पार्ट है? ह्यूमन कैपिटल। यानी कि अब आप इस लिख सकते हो 3rd पॉइंट में कंक्लूड करके कि ह्यूमन कैपिटल को चलाने के लिए, उसके बेटर ऑपरेशन के लिए, फिजिकल कैपिटल के बेटर ऑपरेशन के लिए ह्यूमन कैपिटल का होना बहुत ज़रूरी है, और वाइस वर्सा इसके लिए भी ये होना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि अगर रोड्स, रेलवेज हैं तो वो किसके लिए डेवलप कर रही है? हमारी गवर्नमेंट किसके लिए डेवलप कर रही है? हमारे लिए, उनकी सोसाइटी के लिए। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डेवलप कर रही है। अगर सोशल नहीं होता तो इकोनॉमिक को करने की ज़रूरत ही क्या थी? ठीक है, और अगर सोशल है तो आपको इकोनॉमिक करना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे से लिंक हैं, आपस में ये दोनों एक दूसरे से डिपेंडेंट हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं। होपफुली आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ये हमारा और का क्वेश्चन है। इस सैम्पल पेपर में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे हमने अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है, क्योंकि कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड पे। तो हमारा क्या है कि और वाला जो क्वेश्चन है उसमें 4th क्वेश्चन का और पार्ट देख लेते हैं। उसमें हमसे क्या पूछा था? उसमें हमसे ये पूछ रहा है वो कि जो हमारा एक्सेसिव यूज़ ऑफ, यानी इनडिस्क्रिमिनेंट यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स है, तो उससे हमारा लैंड डिग्रेडेशन कैसे होता है? ठीक है,
तो वो पूछ रहा है, तो हमने सबसे पहले क्या बताना है कि लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है डिक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ लैंड विच इज़ कंसर्न्ड विद क्वालिटी ऑफ सॉइल। मतलब लैंड की क्वालिटी में डिक्लाइन हो जाना, मतलब उसकी इसको हिंदी में कहते हैं भूमि निम्नीकरण, ठीक है। तो उसकी क्वालिटी अगर घट जाएगी लैंड की, तो मतलब सॉइल की भी हमारी जो क्वालिटी है वो घट जाएगी। कैसे घटेगी? देखो, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स, एग्रोकेमिकल्स, इनका सारा इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं जो उसमें प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे सारे ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी पौधा वहाँ पर उग नहीं पाता, ठीक है। तो जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एक पौधे को उगने के लिए चाहिए होते हैं, तो वो जब वो सारे केमिकल, सारे फर्टिलाइजर्स उसको नष्ट कर देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स को, तो हमारा जो लैंड है वो डिग्रेड होना चालू हो जाती है। तो हमें इसमें यही बताना है, ठीक है, यही मैंने इसमें लिख रखा है। फिफ्थ क्वेश्चन में वो कह रहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारी प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। कैसे करता है, इसके सपोर्ट में हमें आंसर लिखना है। सबसे पहले आप इसको क्या करोगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डिफाइन करना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। सपोर्टिंग सर्विसेज हैं जो एसेंशियल होती हैं अदर सर्विसेज को कैरिड आउट करने के लिए, जो तीनों सेक्टर्स हमारे करते हैं। तीनों सेक्टर को कौन सपोर्ट देता है? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। जब तीनों सेक्टर्स हैं, तीनों सेक्टर्स की प्रोडक्शन से क्या बढ़ती है? जीडीपी बढ़ती है। जीडीपी बढ़ेगी मतलब प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन यानी बढ़ रही है तो ग्रोथ हो रही है इकोनॉमी की। जीडीपी, ग्रोथ, प्रोडक्शन और ग्रोथ, मतलब ये सब चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है। जब हमारी जीडीपी बढ़ रही है मतलब प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ा, जीडीपी बढ़ी, जीडीपी बढ़ के ग्रोथ बढ़ी। पहले प्रोडक्शन, फिर जीडीपी, फिर हमारी ग्रोथ हुई कंट्री की। तो वही मैंने इसमें सारा कुछ लिख रखा है कि तीनों सेक्टर को चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हेल्प करती हैं बेटर प्रोडक्शन सर्विसेज देने के लिए, तो इसीलिए हमारी क्या होती है? ग्रोथ होती है, जीडीपी बढ़ती है, ठीक है, एंड प्रोडक्शन भी बूस्ट होता है। तो यही हमने इसमें क्वेश्चन में लिख रखा है, आप इसकी फ्रेमिंग को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। अब हमें क्या लिखना है? हमें इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट पर और फुल एम्प्लॉयमेंट पर नोट लिखना है। ये हमारा 3 नंबर का है। तो आप अगर अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आपको हर एक में क्या है 3-3 पॉइंट अच्छे से लिखने पड़ेंगे। तो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब हमको पता ही है, एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर पीपल काम करना भी चाहते हैं और वो काम करने के लिए वो उनमें कैपेबिलिटी भी होती है, बट उनको काम नहीं मिलता एग्जिस्टिंग वेज रेट पर। तो ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? एब्सेंट होती है। फुल एम्प्लॉयमेंट यानी कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट का इसमें क्या है कि डू नॉट गेट वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट। बस फुल एम्प्लॉयमेंट में क्या आ जाता है कि उनको वर्क मिल जाता है। मतलब उसकी डिफाइन अगर हम फ्रेम करें तो द सिचुएशन वेयर पीपल हु आर एबल टू वर्क, विलिंग टू वर्क, गेट देयर वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट। तो इसमें क्या है? डू नॉट। तो इसका मतलब ये तो हुआ कि इसमें फुल एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, तो इसमें इसलिए मैंने एब्सेंस लगाया। तो दिस टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो होती है हमारी वो अनएम्प्लॉयमेंट, दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्लूडेड वाइल कैलकुलेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लेवल इन इंडिया। या एम्प्लॉयमेंट लिख सकते हो कि हमें ये पता लगाना है कि कितने एम्प्लॉय है, तो उसमें से आपको अनएम्प्लॉय घटानी पड़ेगी टोटल पॉपुलेशन में से। ठीक, अब आपको क्या करना है? जो हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट है, फुल एम्प्लॉयमेंट की डिफाइन मैंने आपको बता दी कि जो उनको काम मिल जाता है, ठीक है। अब इसका मतलब है कि ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट इसका मतलब नहीं होता। मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर हम पढ़ रहे हैं तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि उस इकोनॉमी में कोई सारे लोग एम्प्लॉयड हैं, कोई भी बेरोजगार नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें भी 2 कंडीशंस अराइज हो सकती हैं, या तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। ये स्पेसिफिक इंडिविजुअली भी पूछी जाती हैं। तो फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट वो होती है जब एक वर्कर जो है वो काम छोड़ देता है और जब दूसरे जॉब के लिए जब वो ढूंढ रहा होता है, तो उस टाइम पीरियड में वो कुछ काम नहीं कर रहा, तो उसी को कहा जाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। एक काम छोड़ के दूसरा काम ढूंढ रहा है, अब कुछ वक्त तो उसे लेना ही पड़ेगा क्योंकि एकदम से तो दूसरा काम मिलता नहीं है। तो वही हमारी क्या होती है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चर वो है कि अगर मान लो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी वर्कर काम कर रहा है और वहाँ पर किसी और टाइप ऑफ वर्कर की डिमांड हो जाती है, जिसकी वजह से एग्जिस्टिंग जो वर्कर काम कर रहे थे उनको छोड़ के जाना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन को, तो उस टाइप के वर्कर के लिए वो एम्प्लॉयमेंट क्या कहलाएगी? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट।
ठीक, जैसे कोई भी मान लो किसी भी हमें हाईटेक वर्कर्स की क्या है ज़रूरत है, एग्जिस्टिंग वर्कर्स में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो हाई टेक्निकल जो मशीन्स हैं उनको ऑपरेट कर पाएँ, तो इसलिए एग्जिस्टिंग वर्कर्स को हमने हटा दिया। अब जो नए वर्कर्स आए हमारे पास में, उनके पास उतनी कैपेबिलिटी है कि वो कर लें, तो मतलब वो जो एग्जिस्टिंग वर्कर्स वो छोड़ के गए ऑर्गेनाइजेशन को, उनके लिए वो क्या है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। आगे बढ़ते हैं, हमारा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका और कैटेगरी का क्वेश्चन भी है, मतलब और में भी हमारे पास दे रखा था। एग्रीगेट डिमांड और उसके कंपोनेंट्स आपको बताने हैं, तो आप इसको ऐसे फ्रेम कर सकते हो, मैंने यहाँ पर लिख रखा है और ये हमारा बुक में भी अवेलेबल है। एग्रीगेट डिमांड हमारी क्या होती है, इट रेफर्स टू टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो सारे सेक्टर यानी कि हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी फॉरेन सेक्टर इकोनॉमी की प्लान टू बाय एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ टाइम आ रहा है तो ये फ्लो कॉन्सेप्ट है। ठीक, अब क्या है इसके कंपोनेंट्स, हमने बताया प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर जो हाउस होल्ड्स करते हैं फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, किसके बेस पर करते हैं, डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम आपको लिखना ज़रूरी है, इनकम वो डिस्पोजेबल इनकम क्या है, जो इनकम हम यूज़ करते हैं एक्सपेंडिचर के लिए। अब हाई डिस्पोजेबल इनकम होगी तो हमारी हाई प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, तो मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, भाई ज़्यादा पैसे होंगे ज़्यादा एक्सपेंडिचर होगा। सेकंड है हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब जो प्राइवेट फर्म्स एक्सपेंडिचर कर रही हैं किस चीज़ के लिए, कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, क्यों, ताकि वो इन्वेस्टमेंट कर पाएँ। ठीक, इन्वेस्टमेंट में जो हमारा क्या लग रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है, वो हमारा प्राइवेट फर्म्स करती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। चलो अब इसका थर्ड कंपोनेंट भी देख लेते हैं। थर्ड है हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसके अंतर्गत हमारा प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की डिफाइन इंक्लूड होती हैं, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज भी परचेज कर रही है गवर्नमेंट और हमारा कैपिटल गुड्स में भी प्रोड्यूस कर रही है ताकि वो इन्वेस्टमेंट कर पाए। फोर्थ हमारा कंपोनेंट है नेट एक्सपोर्ट्स, तो आप इसको, नेट एक्सपोर्ट्स तो आप सबको पता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का डिफरेंस, तो मतलब लास्ट में आपको लिखना है कि एडी जो है वो इन चारों कंपोनेंट का सम होता है। ठीक है, ओके। अब हमको 7th क्वेश्चन दे रखा है, ये काफ़ी अलग है। इसमें हमको क्या बताना है, इसमें हमको ये बताना है, हमको एक टेबल गिवन है जिसमें हमको एनालाइज करना है कि चाइना की इकोनॉमी और इंडिया की इकोनॉमी ऑन द ग्राउंड ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ स्पेंडिंग एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी। उसका आपको एक कॉलम दिख रहा होगा, तो वो जो कॉलम है उसमें हमें उसको देख के हमको उसको डिस्क्राइब करना है। आपको क्या देखना है, वो खाली वो कॉलम देखना है गवर्नमेंट हेल्थ स्पेंडिंग, जहाँ पर आपको फर्स्ट कॉलम दिख रहा होगा। ठीक है, उसकी फर्स्ट कॉलम जो है उसमें जो हमारी रोज़ हैं उसकी एक रो में लिखा है गवर्नमेंट हेल्थ स्पेंडिंग एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी। ठीक है, तो उसके बेस पर ही हमको इंडिया और चाइना को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो उससे हम कैसे कंपेयर करेंगे, आपको उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, आपको यहाँ देखो, गवर्नमेंट हेल्थ स्पेंडिंग एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी। सबसे पहले वो जिस बेस पर कह रहा है उस बेस को एक्सप्लेन करोगे फर्स्ट पॉइंट में। ठीक है, मतलब 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट लिखना आपको कंपलसरी है। तो इसका मतलब हमें क्या निकाला कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी जीडीपी का कितना % अपने हेल्थ सेक्टर को कंट्रीब्यूट कर रही है, हमें ये बताना है। तो इंडिया में जो हमने पता लगाया इस डाटा से कि इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो अपने जीडीपी का 3.7% कंट्रीब्यूट कर रही है सिर्फ हेल्थ सेक्टर को, लेकिन चाइना में यही क्या करा जा रहा है, 5.7%। यानी कि चाइना में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर कहाँ करा जा रहा है अपनी जीडीपी का, किस पे करा जा रहा है, हेल्थ सेक्टर पे, देन इंडिया के कंपैरिजन में। अब इसका मतलब हमने क्या इम्प्लीकेशन निकाली, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा कि इंडिया में जो बेटर डेवलपमेंट इज़ नॉट इन्वॉल्विंग इन बेटर डेवलपमेंट, मतलब इंडिया जो है वो डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सेक्टर पर हमारा जोर नहीं दे रहा। अब तो फिर भी बहुत दिया है बट इस डेटा के अकॉर्डिंग नहीं दिया हुआ। क्यों, क्योंकि इसी वजह से इंडिया को क्या कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब जो नवजात शिशु होते हैं जिनकी 1 वर्ष से कम आयु होती है उनकी डेथ हो जाना पर 1000 बच्चों पर, उसको हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, और हमारे अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट भी है
तो आपको इसी टेबल में आपको पूरा डेटा दिया हुआ है, तो वो मैंने ब्रैकेट में भी परसेंटेज लिख दी है ताकि अच्छा इम्पैक्ट पड़े। बट फिर हमने चाइना की भी ले ली कि चाइना तो अपनी एक्सपेंडिचर ज़्यादा ही कर रहा है ना, इस टेबल के अकॉर्डिंग अपनी जीडीपी का एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रहा है, इसी वजह से उसकी क्या है, अच्छी हेल्थ कंडीशंस हैं, क्योंकि लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है और लो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है। तो आपको इसे ऐसे डिस्क्राइब करना है। अब आपको एक केस बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है, ये पूरी केस बेस्ड केस स्टडी दे रखी है, जिसके बेस पर आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं, एक 8 और एक 9। तो 8 क्वेश्चन में वो पूछ रहा है व्हाट इज़ द इम्प्लीकेशन ऑफ वन चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म इन चाइना। वन चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म, अब आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हो, ये कैसे लिखना है। अब हम सबको पता है कि चाइना ने इस वन चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट किया था, मतलब एक ही चाइल्ड हो सकता है एक फैमिली में। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, जैसे एक कॉइन के 2 साइड्स होते हैं, उसी तरीके से जो वन चाइल्ड पॉलिसी है, वन चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म है जो चाइना ने फॉलो करी थी, उसके बेनिफिट्स भी हैं, उसके प्रोज भी हैं एंड उसके डिसएडवांटेज यानी कॉन्स भी हैं। बेनिफिट्स लिख दिए मैंने, कंट्रोल ऑन एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई इससे। क्यों? क्योंकि हमारी जब ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होगी तो लोगों को काम देना भी आसान पड़ेगा, ठीक है। और ग्रोथ इन जीडीपी, ठीक है। ये ग्रोथ इन जीडीपी वाला पॉइंट आप स्किप भी कर सकते हो, आप 2 पॉइंट लिखो काफ़ी हैं वो, ठीक है। दोनों में ही आप 2 पॉइंट लिखोगे वो काफ़ी है। ड्रॉबैक्स हमारा क्या है, क्योंकि ये 3 नंबर का है, हमने ये भी बताया, 2 बेनिफिट एंड 2 ड्रॉबैक, या आप इनको पैराग्राफ में भी करके लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्रॉबैक हमारा क्या है कि इंक्रीज इन ओल्ड पॉपुलेशन। अब क्या होगा, जब हमारे जो यंग जनरेशन है, जब किसी भी बर्थ रेट हमारा कम हो जाएगा, ठीक है, तो बर्थ रेट जब कम होगा तो ओल्ड पॉपुलेशन की संख्या बढ़ जाएगी और यंग पीपल क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि लोग जो बच्चे हैं उनके जन्म नहीं हो पा रहा, ठीक है, एक ही बच्चा जो है एक फैमिली में जन्म ले रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, लैक ऑफ फिजिकली स्ट्रॉन्ग मैन पावर, यानी कि इससे हमारे किस पे भी फ़र्क पड़ेगा, उसकी आर्मी पे भी फ़र्क पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि ज़्यादा जो है वो बुजुर्ग लोगों की संख्या हो जाएगी और जो यंग जनरेशन है वो बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ऐसे इसमें करना है, जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 में वो पूछ रहा है ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन, ये हमें डिस्क्राइब करना है। ये भी हमारा एक रिफॉर्म है जो चाइना की इकोनॉमी ने अपनाया था। ये रिफॉर्म जो है वो किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था, किसके द्वारा इनिशिएट किया गया था, माओ जेडोंग, ठीक है। और इस रिवॉल्यूशन के अंतर्गत जो चाइनीज़ स्टूडेंट्स थे और जो प्रोफेशनल्स हैं उनको चाइना से दूर, मतलब चाइना अब्रॉड भेज दिया गया था, किसी दूसरी कंट्री में भेज दिया गया था, ताकि चाइना के रिसोर्सेज जो हैं वो सेव हो सकें और वो अपनी सर्विसेज को भी दे सकें दूसरे कंट्रीज़ को, आउटसोर्सिंग कर सकें, और ताकि इससे इनको पैसे मिलते, अगर वो आउटसोर्सिंग सर्विसेज दे रहे हैं तो उनको पैसे मिलेंगे दूसरे देशों से, जिससे क्या होगा, चाइना में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, मतलब फॉरेन करेंसी का जो भी रेट है वो हमारा इंक्रीज होगा, ठीक। अब हमारा 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन में वो बता रहा है कि कौन सा पार्ट हमारा डोमेस्टिक इनकम में नेशनल इनकम में आपको इंक्लूड करना है एंड कौन सा आपको पार्ट नहीं करना। तो हमारा फर्स्ट हमारे को क्या कह रहा है वो हम देखते हैं ज़रा। में कह रहा है कि हमारे इंडिया में एक चाइना एम्बेसी है, वहाँ पर एक इंडियन रेजिडेंट काम कर रहा है एंड उसको वहाँ से सैलरी मिल रही है। देखो, चाइना एम्बेसी चाइना के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होती है ना, लेकिन इंडिया में चूंकि वो काम कर रहा है तो उसको चाइनीज़ करेंसी तो मिलेगी, क्योंकि चाइना एम्बेसी में वो काम कर रहा है, तो इसलिए वो हमारी इंडिया की नेशनल इनकम में वो इंक्लूड होगा। क्यों? क्योंकि वो हमको एज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमको फॉरेन करेंसी मिल रही है, तो यस इट इज़ इंक्लूडेड। अब जो सेकंड है वो हमसे पूछ रहा है कि प्रॉफिट अर्नड बाय इंडियन बैंक फ्रॉम इट्स ब्रांचेस अब्रॉड, तो ये भी हमारा इंक्लूड होगा, क्योंकि इंडियन बैंक तो है, हालांकि उसकी ब्रांचेस तो हैं वो हमारी अब्रॉड में है, लेकिन अब्रॉड से पैसा तो हमारा आ ही रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो हमारा बढ़ ही रहा है, यानी वो हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। सेम रीजन लिखोगे, यस इट विल बी इंक्लूडेड इन आवर नेशनल इनकम बिकॉज इट इज फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। अब है कि हमने सेल करी ओल्ड गुड्स की एंड अब वो बताना है हमको कि इंक्लूड होगा या फिर नहीं। तो देखो, ओल्ड गुड्स और यानी सेकंड हैंड गुड्स, उनकी जब फर्स्ट टाइम सेल हुई होगी, जब वो न्यू होंगे तो वो पहले से ही इंक्लूड हो गई होगी नेशनल इनकम में। तो ओल्ड गुड्स की सेल को यानी सेकंड हैंड गुड्स की सेल को हम कभी भी नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त इंक्लूड नहीं करते हैं।
तो ये हमारे 3 पार्ट थे। अब आता है हमें एक्सेस डिमांड बताना है और उसका एक कंट्रोलिंग मेजर एज बैंक, जो बैंक रेट है उसको हमें समझाना है। तो एक्सेस डिमांड का आपको बताना है सिंपल, आपको फर्स्ट इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, डिफाइन लिखनी है कि कैसी सिचुएशन होती है जहाँ पर एक्चुअल डिमांड हमारी ज़्यादा हो जाती है देन रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड, ताकि हम फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल को अटेन कर सकें। और जो गैप होता है इन दोनों के बीच में उसको हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप, जो आपको डायग्राम की हेल्प से दिखाना है, जो मैंने ही दिखा दिया। डायग्राम बनाने के बाद आपको इसको करना है, इस डायग्राम को करना है डिस्क्राइब। ये डिस्क्राइब भी एक पर्टिकुलर पैटर्न में करना है, पॉइंट्स में करना है कि आपको सबसे पहले बताना है कि जो आपने वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर जो लिया है सबसे पहले वो बताना है कि एक्स एक्सिस पर मैंने ले लिया इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, एंड वाई एक्सिस पे हमने ले लिया ADAS। और फिर हमने AS कर्व ड्रॉ करा जो 45 डिग्री लाइन होती है, एंड AD कर्व ड्रॉ करा। ठीक है, AD यहाँ पर कौन सा कर्व है, रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, आप इस कर्व में भी आसानी से देख सकते हो रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड। फिर हमने क्या करा, AD1 करा, AD डैश, जो हमको क्या दिखा रहा है कि हमारी एक्चुअली में इकोनॉमी की जो एग्रीगेट डिमांड है वो इतनी है, यानी जो एक्सेस डिमांड को शो कर रहा है वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब क्या है, जहाँ पर AD एंड AS कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। AD कर्व, AD यानी रिक्वायर्ड AD कर्व और AS कर्व इंटरसेक्ट जहाँ कर रहे हैं, ये पॉइंट जहाँ पर मेरी फिंगर है E कहते हैं जिसको, वो है AD इज इक्वल टू AS यानी इक्विलिब्रियम लेवल। अब मैंने बताया कि इसको मैंने E से डिनोट करा कि, लेकिन हमें पता है कि एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में हमने AD डैश भी लिया है, जो हमको क्या शो कर रही है कि हमारी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, जिसको मैंने वो जहाँ पर वो AD डैश का कर्व और AS का कर्व जहाँ पर आपस में काट रहे हैं, AD डैश का मतलब ये ऊपर वाला डॉटेड कर्व और AS का कर्व जहाँ पर आपस में काट रहे हैं, उसको मैंने E1 डोनेट करा और उसको मैंने कर दिया कि ये हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है, और E1 और F, E डैश और F के बीच में ये जो गैप आ रहा है हमारा इन दोनों कर्व्स के बीच में, इसे हमने कहा क्या, इन्फ्लेशनरी गैप। तो मैंने इसी को पूरा यहाँ पर डिस्क्राइब करा है। अब बैंक रेट को एज करेक्टिव मेजर मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, ये एक ऐसा रेट होता है जो हमारा सेंट्रल बैंक लैंड करता है कमर्शियल बैंक को फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब हमारा बैंक रेट बढ़ता है तो हमारी मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाती है इकोनॉमी में, जिससे हमारा क्या होता है कि जो हमारी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है वो हमारी कंट्रोल में हो जाती है। तो हमारे यहाँ तक हमने एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करे। अब आगे के 2-3 क्वेश्चन और रहते हैं, उसको और देख लेते हैं। हमको दे रखा है न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिसमें हमें नेशनल इनकम निकालनी है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमने देखा कि जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो हमारे इनकम मेथड के हैं। तो इनकम मेथड से हमने NDPFC निकाला, कैसे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हमें दे रखा है 800, ऑपरेटिंग सरप्लस की जगह लिखेंगे, हमें ऐसे डायरेक्ट नहीं दे रखा, इसके कॉम्पोनेंट्स दे रखे हैं। कॉम्पोनेंट्स हमें पता होनी चाहिए, रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी तो है नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे रेंट प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट, और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड की जगह लिखना है 900। रेंट की जगह रेंट की वैल्यू 350, प्रॉफिट की जगह 600 एंड इंटरेस्ट की जगह 450। 800 प्लस 900 हो गया 1700, प्लस इन सबको प्लस करेंगे हमारा आएगा 800 एंड 1400। तो ये हो गया 3100 करोड़। ये क्या आ गया, NDPFC। हमें NNPFC निकाला यानी नेशनल इनकम निकालनी है NDPFC से, तो हमें क्या ऐड करना है, NFI यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, जो कितनी दे रखी है, -50, यानी आगे 3050 करोड़ रुपीज़ नेशनल इनकम आंसर। अब हम देख लेते हैं हमारा आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनका पोर्शन देखते हैं। हमने इस वीडियो में सारे कवर अप करे हैं सर, जो भी सैम्पल पेपर के क्वेश्चन हैं। अब इसका B पार्ट हम देख लेते हैं ज़रा। B पार्ट में हमें बताना है कि डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो डबल काउंटिंग सबसे पहले हमें बताना है होता क्या है, कि किसी भी प्रोडक्ट को एक से ज़्यादा बार काउंट कर लेना। अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए क्या, कि हमें सिर्फ वैल्यू एडिड की वैल्यू ही हमें क्या करनी है, कंसिडर करनी है। वैल्यू एडिड जो है हर एक प्रोडक्ट का हम उसको सम करना है, उसको मिलाना है एंड उसको इंक्लूड कर देना है नेशनल इनकम में।
ठीक है। वैल्यू एडेड माने जो टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट निकली है बस उसी को कंसीडर करना है। खाली फाइनल गुड्स की ही वैल्यू को कंसीडर करना है, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को कंसीडर नहीं करना डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसका और पार्ट है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए एक्सपेंडिचर मेथड में जब हम नेशनल इनकम निकाल रहे हैं तो हमें जो भी एक्सपेंस हुआ है परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स उसको नहीं लेना है नेशनल इनकम में। क्यों? क्योंकि उनकी वैल्यू जो है वो हमें अब ऑलरेडी किस में इंक्लूड होती है, फाइनल गुड्स में। ठीक, सॉरी, उसकी जो वैल्यू है वो हम किस में ऑलरेडी इंक्लूड होती है, नेशनल इनकम में। दूसरा पॉइंट है कि जो हम बॉन्ड्स शेयर्स परचेज कर रहे हैं उसको भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं कर सकते, उसके एक्सपेंडिचर को भी। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक पेपर क्लेम है। तीसरा है हमारा परचेज ऑफ ओनली फाइनल गुड्स हमको इंक्लूड करना है, ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स को हमें इंक्लूड नहीं करना है। अब हमारा इसका सेकंड पार्ट है, और पार्ट का सेकंड पार्ट, हमें कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस बताने हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस के कंपोनेंट आपको लिखने हैं, इसमें 4 आते हैं, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रेंट, रॉयल्टी। ठीक है, प्रॉफिट के बारे में बताना है कि एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है जो एंटरप्रेन्योर रिसीव करता है क्योंकि उसने प्रोडक्शन की होती है गुड्स एंड सर्विसेज की। आप ऐसे चार्ट भी बना सकते हो कि प्रॉफिट में भी 3 आइटम इंक्लूड होते हैं, डिविडेंड जो शेयर होल्डर्स को मिलता है शेयर्स पर, कॉर्पोरेट टैक्स जो हमें टैक्स पे करना होता है, एंड रिटेन्ड अर्निंग जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट शेयर होल्डर्स में नहीं करते, तो वो हमारे सारे प्रॉफिट के अंतर्गत आते हैं। सेकेंड, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब वो अमाउंट जो हमने लैंड्स को दिया है, मतलब फाइनेंस दिया है और उसके बदले में इंटरेस्ट लिया है, वो हमारा इंटरेस्ट होता है, वो अमाउंट होता है जो हमने फंड्स को लैंड करके रिसीव करा। रेंट मतलब अमाउंट हमने रिसीव करा हमारी ओनरशिप के लिए, अगर हमारी कोई लैंड है, बिल्डिंग है, उसको हमने किराए पर उठाया, उस पर जो हमने अमाउंट रिसीव करा वो हमारी क्या होती है, रेंटल इनकम या फिर रेंट। फोर्थ है हमारा रॉयल्टी। रॉयल्टी का मतलब होता है इनकम रिसीव्ड फॉर ग्रांटिंग द लीजिंग राइट ऑफ सबसोइल एसेट। मतलब हमने अपनी कोई भी बुक है, मान लो सपोज कोई भी बुक है, उसका लीजिंग राइट हमने किसी को दिया एंड उसके बदले में उसको जो भी इनकम मिल रही है उसको कहा जा रहा है कि आप उसकी रॉयल्टी ले रहे हो। अगर कोई भी इंसान किसी भी चीज़ के बदले रॉयल्टी है मतलब उस रॉयल्टी के उसको पैसे मिल रहे हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या है, ये पूरा हमने एक पेपर सॉल्व करा एंड होपफुली आपको ये पूरा अच्छे से समझ आया होगा कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। आगे और भी पेपर्स की सीरीज़ आएंगी, तो फॉर फर्दर वीडियोस सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर द वीडियोस।